नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा पर्व की। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा पर्व देश के दूसरे अंचलों में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से बिल्कुल भिन्न और विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ के दशहरा पर्व में जनजातीय परंपरा की झलक हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा लंबे समय तक चलता है, लगभग 75 डेज 75 दिनों तक छत्तीसगढ़ में दशहरा का पर्व मनाया जाता है और बहुत सारी रस्में इस दशहरा पर्व के दौरान संपन्न की जाती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बस्तर दशहरा कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ और कौन कौन सी रस्में बस्तर दशहरा पर्व के दौरान संपन्न की जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा कब से आरंभ हुआ। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा के आरंभ होने की जो कहानी है वो राजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ी हुई है। पुरुषोत्तम देव छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक थे। पुरुषोत्तम देव एक समय जगन्नाथपुरी की कठिन यात्रा पर गए। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने प्रेरित किया कि आप जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जाएं। तो पुरुषोत्तम देव से प्रेरित होकर जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए और इस यात्रा के दौरान पुरुषोत्तम देव ने कई कठिनाइयों को पार किया और जब वो वहां पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो वहां के सम्राट ने इनका भव्य स्वागत किया और इनको 2 रथ भेंट किए, जिसमें से एक फूल रथ और दूसरा विजय रथ कहलाता है। विजय रथ बड़ा रथ था जिसमें 16 पहिए हुआ करते थे और फूल रथ छोटा रथ था जिसमें 8 पहिए हुआ करते थे। इन रथों के साथ पुरुषोत्तम देव वापिस बस्तर आए और जिस समय पुरुषोत्तम देव वापिस बस्तर पहुंचे उसी समय से छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा पर्व मनाया जाना आरंभ हुआ। तो ये तो स्टोरी हो गई छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा पर्व कैसे चालू हुआ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं बस्तर दशहरा के दौरान कौन कौन सी रस्म और परंपराएं संपन्न की जाती हैं। वैसे तो बस्तर दशहरा की पहली रस्म हम काछिन गादी को मानते हैं, परंतु काछिन गादी के पूर्व भी जो रथ निर्माण के लिए लट्ठे लाने की जो रस्म है उसको संपन्न किया जाता है, जिसको हम पाठ यात्रा कहते हैं। पाठ यात्रा की रस्म श्रवण मास की अमावस्या को संपन्न की जाती है। तो श्रवण मास की अमावस्या के दिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में निवास करने वाले भतरा आदिवासी, भतरा वही आदिवासी समूह है जो राजा अन्नम देव के साथ छत्तीसगढ़ आया था। भतरा आदिवासी समूह जो कुछ विशिष्ट परगनों से संबंधित होता है, जिसमें रायकेरा, कचोरी पाटा और आमावारा जुड़े हुए हैं। तो इन परगनों के भतरा आदिवासी वन विभाग की अनुमति से जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं रथ निर्माण के लिए और इस लकड़ी को लाकर इसे स्थापित किया जाता है जो राजा का महल है बस्तर में, पैलेस, उसके सामने। और वहां पर भादो शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को डेरी गड़ाई का पूजा विधान आरंभ होता है। वे सारी लकड़ियां जिनसे रथ का निर्माण होना है, इन सारी लकड़ियों का पूजन किया जाता है और पूजन की यही रस्म डेरी गड़ाई पूजा विधान कहलाती है। तो डेरी गड़ाई पूजा विधान के पश्चात जो भतरा आदिवासी हैं वो रथ के भिन्न भिन्न हिस्सों का निर्माण आरंभ कर देते हैं। तो इसके साथ बस्तर दशहरा में रथ निर्माण आरंभ होता है, परंतु वास्तव में बस्तर दशहरा का आरंभ काछिन गादी की परंपरा से माना जाता है। ये क्वार माह में मनाई जाती है काछिन गादी। तो काछिन गादी परंपरा क्या है, तो इसके पीछे भी एक किंवदंती है। किंवदंती के अनुसार एक बार राजा दलपत देव एक जगतागुड़ा नाम के ग्राम में गए। जगतागुड़ा ग्राम में उनको आमंत्रित किया गया था क्योंकि जगतागुड़ा में एक आदमखोर सिंह का आतंक था और इससे मुक्ति के लिए वहां के मिर्गान जाति के लोगों ने राजा को आमंत्रित किया। तो उनके आमंत्रण पर राजा दलपत देव जगतागुड़ा गए और जगतागुड़ा के मिर्गान लोगों को आदमखोर सिंह से मुक्ति दिलाई। और मिर्गान राजा के इस कार्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा की बहुत सेवा की और उसकी सेवा से राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी राजधानी हस्तांतरित करके इनके ही ग्राम जगतागुड़ा में स्थापित कर दी, जो वर्तमान में जगदलपुर के नाम से पहचाना जाता है। और मिर्गान जाति की जो इष्ट देवी थी काछिन माता, उनको अपनी इष्ट देवी के रूप में स्वीकार किया और काछिन माता की पूजा के साथ ही बस्तर दशहरा आरंभ होता है।
ऐसा कहा जाता है कि काचिन माता से बस्तर दशहरा आरंभ होने की अनुमति ली जाती है। इस समय काचिन माता एक अल्पवयस्क मृगान जाति की कन्या के शरीर पर आती हैं और उनको लकड़ी से बने हुए, इसको कांटे से बना हुआ झूला बोला जाता है, इस झूले में उस अल्पवयस्क कन्या को झुलाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है और उसके निर्विघ्न बस्तर दशहरा संपन्न होने की कामना की जाती है और अनुमति ली जाती है कि बस्तर दशहरा आरंभ किया जाए, और माता की अनुमति के साथ ही बस्तर दशहरा आरंभ हो जाता है। देखते हैं काचिन गादी के बाद बस्तर दशहरा में कौन सी रस्म मनाई जाती है। तो काचिन गादी के पश्चात बस्तर दशहरा की अगली रस्म होती है रैला देवी से अनुमति, रैला पूजा, जो क्वार शुक्ल पक्ष प्रथमा को संपन्न की जाती है। रैला देवी के पीछे भी एक किंवदंती है, एक कहानी है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रैला देवी कौन थी इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो जो काकतीय साम्राज्य है वो छत्तीसगढ़ में अन्नम देव के साथ आरंभ होता है और अन्नम देव और प्रताप रुद्र देव की बहन ही रैला देवी थी। अब आप सभी जानते हैं कि प्रताप रुद्र देव के ऊपर एक बार खिलजी आक्रमण हुआ था और इस खिलजी आक्रमण में जो प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव ये तो बच गए, परंतु खिलजियों ने उनकी बहन रैला देवी का अपहरण कर लिया और कुछ समय बाद जब उन्होंने रैला देवी को मुक्त किया तो रैला देवी वापस राजमहल आई, परंतु राज परिवार ने रैला देवी को स्वीकार नहीं किया। तो इससे रैला देवी वहीं के जनजातीय समाज के साथ जाकर रहने लगी और इस घटना से क्षुब्ध होकर रैला देवी ने गोदावरी माता में जल समाधि ले ली। और इसके पश्चात जब भी बस्तर दशहरा आरंभ होता है तो उस विशेष जाति के लोग रैला देवी का पूजन करते हैं और रैला देवी से कामना करते हैं कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। तो इसी को रैला देवी से अनुमति या रैला पूजा के नाम से पहचाना जाता है। ये बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म है। पहली रस्म हो गई काचिन गादी और दूसरी रस्म है रैला पूजा। रैला पूजा के बाद बस्तर दशहरा की तीसरी रस्म आरंभ होती है जिसको हम जोगी बिठाई के नाम से जानते हैं और ये रस्म क्वार शुक्ल पक्ष प्रथमा को संपन्न की जाती है। यहाँ पर हल्बा जाति का एक युवक जोगी के रूप में एक कुंड में बैठता है। ये कुंड लगभग 6 फुट लंबा होता है और इस कुंड के सामने जाकर वो युवक बैठ जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं उसके सामने एक दीपक जलाया जाता है और ये लगभग 9 दिनों तक इस कुंड में बैठा रहता है, तपस्या करता है और निर्विघ्न बस्तर दशहरा संपन्न होने की कामना करता है। और जब ये पूरे 8 दिन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है, यानी जो अपन नवरात्रि वाला कार्यक्रम बोल रहे हैं वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद इस जोगी को उठाया जाता है और उसे विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते हैं जिसको जोगी उठाई के नाम से पहचाना जाता है ना। तो जोगी उठाई इसको भी हम देखेंगे, परंतु इसके पहले जोगी के बैठने के साथ ही क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक फूल रथ की परिक्रमा बस्तर में चालू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूल रथ एक छोटा रथ है जो जगन्नाथपुरी के सम्राट ने जो रथ उपहार में दिया था पुरुषोत्तम देव को। हालांकि उस रथ में 8 पहिए थे, परंतु आज की जो बस्तर की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि 8 पहियों वाला बड़ा रथ बस्तर में चलाया जा सके, इसलिए सभी रथों में पहियों की संख्या और आकार थोड़ा कम कर दिया गया है। तो वर्तमान में फूल रथ 4 पहियों वाला रथ है और जिसको हम लोग विजय रथ बोल रहे हैं, बड़ा वाला रथ, उसमें 16 पहिए न होकर 8 पहिए हैं। तो ये फूल रथ बस्तर के चारों ओर घुमाया जाता है। कब से कब तक? तो क्वार शुक्ल पक्ष द्वितीया से सप्तमी तक फूल रथ की परिक्रमा बस्तर में की जाती है। और इसके पश्चात अष्टमी आ जाती है और क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी को महाअष्टमी का पूजन विधान किया जाता है और उसी दिन रात्रि क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी की रात्रि निशा यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है और जो कलश स्थापना है वो भी देवी के सामने की जाती है। तो ये पूरी जो कहानी है ये किससे जुड़ी हुई है? महाअष्टमी के पर्व से जुड़ी हुई है। तो पहले दिन जो देवी के लिए दीपक जला रहता है, उस दीपक के साथ यहाँ पर कलश की स्थापना क्वार शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन की जाती है और अष्टमी का पूजा विधान होता है। ये जो निशा यात्रा की रात्रि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, जो पुरातनवादी सोच है जिसमें तंत्र मंत्र इत्यादि को महत्व दिया जाता है, वो सारे तंत्र मंत्र इसी दिन रात्रि को निशा यात्रा के दिन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है बस्तर दशहरा की
महाअष्टमी पूजन विधान। इसके बाद बस्तर दशहरा आगे बढ़ता है और बस्तर दशहरा में इसके अगले दिन रामनवमी के दिन जोगी को उठाया जाता है, यानी क्वार शुक्ल पक्ष नवमी को जोगी उठाई की परंपरा संपन्न होती है। इसमें राजा पुरोहित सभी जोगी को विभिन्न प्रकार के उपहार देकर सम्मानित करते हैं और जोगी को उस कुंड से वापस उठाया जाता है। तो ये जोगी उठाई की परंपरा है। आगे बढ़ते हैं। जोगी उठाई की परंपरा के बाद मावली परघाव आरंभ होता है। ये मावली परघाव मावली माता से जुड़ा हुआ है। मावली माता दंतेश्वरी माता की छोटी बहन मानी जाती हैं और इन्हीं मावली माता को रथ में विराजमान करके रथ पूरे बस्तर में घुमाया जाता है। तो मावली माता को इनवाइट करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए राजा, मुख्य पुरोहित और सभी गणमान्य लोग बस्तर से दंतेवाड़ा को जाते हैं और दंतेवाड़ा से माता को ससम्मान गाजे बाजे के साथ, जैसा आप देख रहे हैं, बस्तर लाया जाता है और यही परंपरा मावली परघाव के नाम से पहचानी जाती है। जब मावली परघाव संपन्न होता है उसके पश्चात भीतरी रैना और बाहरी रैना की रस्म संपन्न की जाती है। ये जो भीतरी रैना है, क्वार शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर एकादशी तक ये पर्व संपन्न होता है और जो दंतेश्वरी माता है, जो मावली माता है, जो दंतेश्वरी माता की छोटी बहन है, उनको छत्र के साथ जो 8 पहियों वाला रथ है उसमें विराजमान किया जाता है और सबसे पहले बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में रथ जो है वो घुमाया जाता है और उसके बाद जो बस्तर की एक विशेष जनजाति जिसको हम मुड़िया जनजाति बोलते हैं, इसके युवकों के द्वारा रथ का अपहरण कर लिया जाता है और रथ का अपहरण करके ये रथ को अपने गांव ले जाते हैं और उस गांव में राजा को आमंत्रित किया जाता है कि जब तक राजा आकर जो मुड़िया जनजाति है उनकी इष्ट देवी की आराधना नहीं करेंगे तब तक वो रथ को मुक्त नहीं करेंगे। तो इसके बाद राजा जाते हैं और उनकी इष्ट देवी की आराधना करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार का धन धान्य चढ़ाते हैं और उसके बाद रथ को मुक्त किया जाता है और रथ जो है बस्तर के बाहरी हिस्सों में घूमता हुआ वापस बस्तर की ओर लाया जाता है। तो जिस समय रथ बस्तर के अंदरूनी हिस्सों में घुमाया जाता है उस समय को हम भीतरी रैना कहते हैं और उस समय जब मुड़िया जनजाति के लोग बस्तर में रथ का अपहरण करके उसको अपने ग्राम ले जाते हैं तो उस दिन एक दिन माता बस्तर के बाहर निवास करती हैं, बस्तर के बाहर विश्राम करती हैं और उसी को बाहरी रैना के नाम से पहचाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे भीतरी रैना और बाहरी रैना क्या होता है और ये कब संपन्न किया जाता है। और इसके बाद काछिन यात्रा का पर्व संपन्न किया जाता है। तो अब बस्तर दशहरा के समाप्त होने का समय आ चुका है और अब काछिन यात्रा क्वार शुक्ल पक्ष द्वादशी को ये काछिन यात्रा का पर्व संपन्न किया जाता है और इस दिन काछिन माता और दूसरे देवी देवता जो इस बस्तर दशहरा पर्व के दौरान बस्तर आ गए थे। बस्तर में ऐसी परंपरा है कि जब दशहरा का पर्व आरंभ होता है तो उस समय आसपास के सभी देवी देवता बस्तर आ जाते हैं। तो काछिन माता के साथ साथ आसपास के ग्राम में जितने भी जनजातीय समाज के लोग रहते हैं उनके सारे इष्ट देव उस समय बस्तर में विराजमान होते हैं। तो उन सभी इष्ट देवों की पूजा संपन्न की जाती है और उनको धन्यवाद दिया जाता है कि बस्तर दशहरा पर्व के दौरान ये सभी बस्तर में उपस्थित रहे। तो उनका स्वागत करने की, धन्यवाद देने की जो परंपरा है उसको काछिन यात्रा की परंपरा के नाम से पहचाना जाता है और ये परंपरा संपन्न की जाती है क्वार शुक्ल पक्ष द्वादश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुड़िया दरबार, क्वार शुक्ल पक्ष द्वादश को ही मुड़िया दरबार का आयोजन भी होता है। मुड़िया दरबार भी मुड़िया आदिवासियों से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इस दरबार में बस्तर के आसपास के सारे मुड़िया आदिवासी एक हॉल में जमा होते हैं और यहाँ पे राजा सारे मुड़िया आदिवासियों की समस्या को सुनता है और उसको हल करने का प्रयास करता है। वर्तमान में भी ये परंपरा प्रचलन में है। अब बस्तर के राजा के साथ साथ जो राजनीतिक लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी इस समारोह में उपस्थित होते हैं और जो मुड़िया जनजाति के प्रमुख लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये परंपरा जो उस समय से चालू हुई, आज भी ये परंपरा निर्विघ्न रूप से बस्तर में संपन्न की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं।
तो इसके पश्चात बस्तर दशहरा का अगला चरण आरंभ होता है। अब बस्तर दशहरा लगभग समाप्त होने पर आ गया है और बस्तर दशहरा में क्वार शुक्ल पक्ष 13 को कुटुंब यात्रा का पर्व संपन्न किया जाता है। जो कुटुंब यात्रा की परंपरा है, ये सभी देवी देवता जो उस समय बस्तर में उपस्थित थे उनको विदाई देने की परंपरा है। तो राजा, राजपुरोहित और सभी गणमान्य लोग, सभी ग्राम के जो सारे जन हैं वो एक साथ मिलकर सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और उनको विदा करते हैं बस्तर से। और इसके पश्चात सारे देवी देवता बस्तर से वापस अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। और उसके बाद बस्तर दशहरा का अंतिम चरण आरंभ किया जाता है। और इस अंतिम चरण में जो मावली माता, जिनको राजा और राजपुरोहित दंतेवाड़ा से बस्तर लेकर आए थे, उनको विदाई देने की परंपरा जो है वो संपन्न की जाती है, जिसको मावली माता की विदाई, उहाड़ी, गंगा मुंडा यात्रा इत्यादि नामों से पहचाना जाता है। गंगा मुंडा यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर एक गंगा मुंडा नाम का एक तालाब है जिसके चारों ओर ये पूजन विधि संपन्न की जाती है, इसलिए इसको गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। बस्तर में एक और परंपरा धनुष कोंडिया की परंपरा भी प्रचलित है। जो ये धनुष कोंडिया हैं, ये लोग कौन होते हैं? तो ये भी मुड़िया जाति के आदिवासी होते हैं, मुड़िया और भतरा जाति के। जब रथ की परिक्रमा होती है तो उसके चारों ओर धनुष बाण लेकर ये नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग रथ की सुरक्षा करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो धनुष कोंडिया के नाम से पहचाने जाते हैं। ये जो अंतिम रस्म है बस्तर दशहरा की, वो मावली माता की विदाई है। और मावली माता की विदाई के साथ ही ये 75 दिन लंबा बस्तर दशहरा पर्व संपन्न मान लिया जाता है। तो ये तो प्रमुख जानकारी हो गई बस्तर दशहरा के बारे में जो मैंने आपको दी। अगर इस बारे में आपको कोई डाउट है, कोई सवाल पूछने हैं, तो आप नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ हम अपना बस्तर दशहरा वाला ये चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जो आपने समय दिया और हमें सुना। थैंक यू।